चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नीट यूजी री एग्जाम अब केंद्र सरकार के लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौती है। एक तरफ पेपर लीक मामले में लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लाखों छात्रों और पेरेंट्स यानी अभिभावकों का भरोसा दोबारा जीतना सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा खुद बन गया है। यही वजह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को साफ संदेश दिया जा रहा है। इस बार किसी भी तरीके की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस प्रकार की बात कही गई है। दरअसल 3 मई को आयोजित हुई थी नीट यूजी परीक्षा। पेपर लीक के आरोपों के बाद में देश भर में ये विवादों में आ गई, परीक्षा को रद्द करना पड़ा। परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की खबरों ने लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। पूरे देश में छात्रों और अभिभावकों के बीच भारी नाराजगी देखने को मिली। विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब रीनीट परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। ये तारीख पहले ही आ चुकी थी। 22 लाख छात्रों से जुड़ी इस परीक्षा को लेकर सरकार पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दबाव है, आप कह सकते हैं। ये वजह है कि शिक्षा मंत्रालय अब कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जिसमें परीक्षा की सुरक्षा, पारदर्शिता, प्रशासनिक व्यवस्था, तमाम चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि पिछली परीक्षा में जो भी कमियां सामने आई थी उन्हें पूरी तरीके से खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि रीनीट परीक्षा फुल प्रूफ, सुरक्षित और पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि छात्रों का भरोसा फिर से कायम किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस बार परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। हर राज्य में जिलाधिकारी यानी डीएम और पुलिस अधीक्षक यानी पुलिस कप्तान यानी एसपी, इनके साथ में समन्वय होगा। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, डिजिटल ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाएं यहां पर रहेंगी। शिक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा फोकस इस बार पेपर लीक और संगठित नकल माफिया पर है। जांच एजेंसीज की शुरुआती रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। कुछ गिरफ्तारियां और पूछताछ के बाद में कई चौंका देने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच में ये पता चला है कि कुछ गिरोह छात्रों से मोटी रकम लेकर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा कर रहे थे। इसी वजह से सरकार अब परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण पर नजर रख रही है। क्वेश्चन पेपर छपाई से लेकर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था पारदर्शी तरीके से प्रोटोकॉल के तहत तैयार की जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार डिजिटल ट्रैकिंग, मल्टी लेयर सीलिंग सिस्टम और एनक्रिप्टेड लॉजिस्टिक चेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि पेपर लीक की संभावनाएं खत्म हो जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक में यह भी कहा है कि सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि छात्रों की सुविधाओं पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए परिवहन व्यवस्था, पीने का पानी, बिजली, मेडिकल सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा। सरकार समझती है कि ये सिर्फ परीक्षा आयोजित करने का मामला नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों परिवारों के भरोसे से जुड़ा विषय है। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाओं ने छात्रों के मनोबल पर भी असर डाला है। छात्र संगठनों और अभिभावकों का कहना है कि लगातार सामने आ रहे खुलासों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई छात्रों का कहना है कि वे मानसिक तनाव में हैं, क्योंकि दोबारा परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं है। कुछ छात्र तो पहले से ही दूसरी परीक्षाओं और काउंसलिंग प्रक्रियाओं में व्यस्त हैं। अब अचानक री एग्जाम ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में बिल्कुल फेल है। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं, भविष्य में इस प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये तमाम बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय का पूरा फोकस अभी जो री एग्जाम होने जा रहा है नीट का, उस पर है। धर्मेंद्र प्रधान इसलिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, ताकि तमाम चीज़ों को सुनिश्चित किया जा सके और दोबारा से ये कलंक ना लगे कि पेपर लीक हो गया और फिर से परीक्षा रद्द करनी पड़ी, क्योंकि सवाल 1-2 का नहीं, 22 लाख छात्रों का है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों बेहद गर्म है। हाल ही में वो चुनावी घटनाक्रम और रीपोल से पहले सामने आए राजनीतिक घटनाओं ने राज्य का माहौल गर्मा दिया है। फलता विधानसभा सीट पर उम्मीदवार रहे जहांगीर खान के अचानक चुनावी मैदान से हटने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष इसे बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और बदलते राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर इसे देख रहा है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति बता रही है। दरअसल फलता सीट लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है, इस बार भी विवादों में थी।
चुनाव प्रचार के दौरान लगातार तीखी बयानबाजियां हमने देखी थी। जहांगीर खान अपने आक्रामक तेवर और विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहा। सोशल मीडिया पर कई वीडियो उसके वायरल हुए जहां का कैंडिडेट था टीएमसी का खुद को मजबूत और बेखौफ नेता के तौर पर पेश करता रहा है। रिपोल से ठीक पहले उसके चुनावी मैदान छोड़ने के फैसले ने सभी को चौंकाया। बीजेपी को एक तरीके से वॉक ओवर मिल गया। जहांगीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चुनाव से खुद को अलग करने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने इसके पीछे व्यक्तिगत और राजनीतिक कारण बताए, लेकिन विपक्ष इसे सीधे सीधे संभावित हार का डर मान रहा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जनता का मूड बदल चुका है और बंगाल में अब कानून का राज ही होगा। विपक्ष के प्रमुख नेता शुभेंदु, आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने लगातार आक्रामक प्रचार अभियान चलाए रखा है। फाल्ता और आसपास के इलाकों में उनके लंबे रोड शो और जनसभाओं में राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया था। तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो गई थी कि जहांगीर की दिक्कत यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ सकती थी रिपोल में, और संभावना इसकी बहुत ज़्यादा थी कि वो चुनाव हार सकता था। इसलिए उसने चुनाव से पहले ही एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे दिया। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि योजनाएं सामाजिक कल्याण के तहत हमने चलाई थी, जो योजनाओं को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे थे और उन योजनाओं को भी जनता ने नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन जो मैदान जहांगीर ने छोड़ा है, दरअसल चुनाव के दौरान यहाँ पर बहुत सारी बूथों पर संकट आया था, दिक्कतें हुई थी और तमाम चीज़ें जब निकल कर सामने आई, जो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया था कि ये जो चुनाव है उसको रद्द किया जाए। इसलिए 293 सीटों पर ही वोटिंग हुई थी, फलता सीट पर, और पीछे हटना पड़ा। अब जब दोबारा से वोटिंग होने की तारीख नज़दीक आई, लेकिन उससे पहले ही जहांगीर ने जो है वो मैदान छोड़ दिया। फलता सीट पर जहांगीर खान का जो वर्चस्व रहा है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार से भी इसको देखा जा रहा है। शुभेंदु के दबाव में जहांगीर ने सरेंडर कर दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर रही। আমি ফলতার ভূমিপুত্র। আমি চাইব ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপল আছে সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। ये धुरंधर में धुरंधर सिनेमा जो हुआ था, बने हुए थे, उसमें लेयारी कहकर एक जगह था। तो फलता पश्चिम बंगाल में एक लेयारी है, वो जहाँ का डॉन, वो जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर सब मिलकर बनाया था। तो जो प्रार्थी है, जो सब कुछ कर रहे हैं, वो खुद ही समाज विरोधी है ऐसा मानते वो वहाँ का जनता, और उनके खिलाफ भी बहुत सारे FIR हुआ था। इवन इफ उनका सरकार चलने के बावजूद भी, जो सरकार कहीं भी FIR लेने के लिए मना कर देते थे, तब भी बहुत कुछ हुआ था। अभी बहुत कुछ FIR ओपन होने वाला है। तो इसीलिए जो हो रहा है, अगर वो सच है और उनका जो मेंटर था अभिषेक, तो लेट हिम गो, और उनको जाना चाहिए उधर। वो डीजे बजाने वाला बात बोले थे, उन्होंने ये भी बोले थे कौन बाप है तुम्हारा बचाएंगे तुमको। तो कमन ब्रदर, अभी आइए मैदान पे, आपको तो बोलना चाहिए। आप घर में छुपे हुए हारमोनियम बजा रहे हो, आप डीजे बजाने के बाद बताकर, आप आइए अभिषेक जी, और ये जो लोकतंत्र का जो मैदान है खुलेआम, उसमें आइए। In principle, approval of Annapurna Yojana scheme under Women and Child Development and Social Welfare Department at the rate of 3,000 per month with effect from 1st of June 2026. In principle, approval of the scheme for free transportation for women of the state of West Bengal in all state-run buses of West Bengal with effect from 1st of June 2026. Constitution of 7th State Pay Commission for revision of pay structure of state government employees and employees of statutory bodies, boards, corporations, local bodies, educational institutions, etc. यूपी में अब अपराध की
गोली का जवाब कानून की गोली से ही दिया जा रहा है। माफिया गैंगस्टर बदमाश योगी राज में या तो सलाखों के पीछे या फिर मिट्टी में मिल गए हैं। बात करें यूपी की तो आज के उत्तर प्रदेश की तस्वीर काफ़ी नहीं बल्कि पूरी तरीके से बदल चुकी है, कहना गलत नहीं होगा। पिछले 9 वर्षों में योगी सरकार के कार्यकाल में यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। प्रदेश भर में बड़े स्तर पर मुठभेड़ अभियान चलाते हुए 289 दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर दिया गया। नौ वर्षों में यूपी पुलिस ने प्रदेश भर में 289 दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में ढेर किए। 34,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर कार्रवाई पूरे प्रदेश में की गई। हालांकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस सख्त संदेश की तस्वीर है जो यूपी की गलियों में गूंज रहा है। अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे। कभी जिस उत्तर प्रदेश में अपराधियों का खौफ होता था, आज वही अपराधी कानून के शिकंजे में दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त था जब बहू बेटियां घर से निकलने में डरा करती थी, सड़क पर मनचले अभद्र टिप्पणियां करते थे, जिसके बाद योगी सरकार आते ही एंटी रोमियो टास्क फोर्स का गठन हुआ, जिसके बाद प्रदेश की तस्वीर बदलने लगी, जिसके बाद बेटियों और बहुओं को खुलकर सांस लेने की आजादी मिलने लगी, जिसके बाद योगी सरकार आते ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। वो सिर्फ योगी जी की नीतियों के कारण ही संभव हो पाया, जो बाकी सरकारें इन सब काम को करने में असफल रही। एक वक्त था जब मेरठ से लेकर वाराणसी तक, लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस मॉडल लगातार सख्त होता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश में 17,083 पुलिस मुठभेड़ हुई, 11,834 अपराधी घायल हुए, 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, 289 दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए। साल 2017 से अब तक प्रदेश में 17,053 पुलिस मुठभेड़ की कार्रवाइयां हुई हैं। इन कार्रवाइयों में 11,834 अपराधी घायल हो गए और 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 289 दुर्दांत अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया। हालांकि इस दौरान 18 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य निभाते हुए शहादत दी और 1,852 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बात करें तो पूरे प्रदेश में मेरठ जोन ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की। मेरठ जोन में 4,813 एनकाउंटर किए गए। इनमें 8,921 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 3,513 अपराधी घायल हुए। सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ 97 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया। इस दौरान 477 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 2 जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं वाराणसी जोन में 1,292 मुठभेड़ में 29 अपराधी मारे गए। आगरा जोन में 2,494 एनकाउंटर हुए, इनमें से 24 अपराधी ढेर हुए। गाजियाबाद कमिश्नरेट में 789 मुठभेड़ों में 18 अपराधी मारे गए। लखनऊ जोन में 971 मुठभेड़ों में 20 अपराधियों को ढेर किया गया। कानपुर, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर में भी लगातार कार्रवाई जारी रही। सरकार का दावा है कि गैंगस्टर एक्ट, एनएसए और संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाइयों ने माफियाओं की कमर तोड़ दी है। तो गैंगस्टर एक्ट का सख्त इस्तेमाल, एनएसए के तहत कार्रवाई तेज, संपत्ति कुर्की अभियान, माफिया नेटवर्क ध्वस्त, अपराधियों में खौफ का माहौल, पुलिस का लगातार ऑपरेशन चलाना। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया गया है जिसमें कार्रवाई सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई दे रही है। सरकार इसे जीरो टॉलरेंस नीति की सफलता बता रही है। उत्तर प्रदेश की ये बदलती तस्वीर सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि उस सख्त इरादे की कहानी है, जहां सरकार का संदेश साफ है, न अपराध बचेगा न अपराधी बच पाएगा। और यही विश्वास आज यूपी की हर सड़क पर कानून की आवाज बनकर गूंज रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे प्रथम लोगो का भव्य अनावरण कर शहर के नए विकास विजन की शुरुआत की। इस अवसर पर स्वास्थ्य, कृषि और इनोवेशन से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स को भी गति दी गई। अब पुणे सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि आधुनिक विकास का नया मॉडल बनता दिखाई दे रहा है। पुणे में
में विकास, नवाचार और जनहित का बड़ा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार के साथ मिलकर पुणे प्रथम लोगो का भव्य अनावरण किया। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि पुणे के समग्र विकास का नया विजन बताया जा रहा है। इस अवसर पर मंत्री चंद्रकांत पाटिल, एमपी डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, एमएलए भीमराव तपकीर, एमएलए राहुल कुल, पुणे की मेयर मंजूषा नागपुरे और दूसरे बड़े लोग मौजूद रहे। इसका मूल उद्देश्य ये है कि अब हर निर्णय से पहले नागरिकों की भलाई को सर्वोपरि रखा जाएगा। इसमें महाराष्ट्र का गौरव, विकसित सोच और पारदर्शी प्रशासन की झलक साफ दिखाई देती है। इसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पुणे नगर निगम के ज्वाइंट वेंचर आपुल्की हेल्थ केयर के तहत वार्ड नंबर 9 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित कैंसर अस्पताल का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस पहल को स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इस अवसर पर कई मंत्री, सांसद और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि और नवाचार के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री दत्तात्रेय भरणे के साथ पुणे एग्री हैकाथॉन में हिस्सा लिया। इस दौरान स्टार्टअप, युवा उद्यमियों और किसानों को उनके नवाचार और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए चेक और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सरकार का कहना है कि कृषि तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना और खेती को आधुनिक बनाना मुख्य लक्ष्य है। पुणे अब सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि विकास, स्वास्थ्य और एग्रीटेक इनोवेशन का नया मॉडल बनकर उभरा है। बात एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने सिर्फ एक परिवार की नींद नहीं उड़ाई बल्कि पूरे देश के सामने कई बड़े सवाल खड़े किए। बिजनौर का ये मामला है जहां का रहने वाला एक युवक विशाल अचानक कश्मीर पहुंचा, हमजा बन गया। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ नाम बदलने की कहानी है कि वो वहां पर जाकर हमजा बन गया या पहचान बदलने की साजिश है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके बेटे विशाल को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसे धीरे धीरे उसकी अपनी पहचान, उसके अपने धर्म और अपने परिवार से दूर किया गया। आरोप यह भी है कि उसे इस्लाम के प्रति प्रभावित किया गया ब्रेन वॉश करके और फिर मस्जिद में ले जाकर उसका धर्मांतरण कराया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा क्या है? वो है परिवार के पास आया एक फोन कॉल। जब परिवार ने अपने बेटी की तलाश शुरू की तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक बात कही गई, अब लड़के को भूल जाओ। अब सोचिए, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा डर क्या हो सकता है? जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, अचानक कोई कह दे कि अब उसे भूल जाओ। अब सवाल सिर्फ विशाल का नहीं है, सवाल यह है कि क्या देश में जबरन धर्मांतरण का कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है जिसके निशाने पर सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी आ गए हैं? क्या युवाओं को, हिंदुओं युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मानसिक स्थिति बदली जा रही है? क्या प्रेम, दोस्ती और भावनाओं के इस्तेमाल एक सुनियोजित मिशन के तौर पर किया जा रहा है? मामले से जुड़ा पीटीसी सामने आने के बाद में ये मुद्दा और गर्मा गया। हिंदू संगठनों ने इसे सुनियोजित धर्मांतरण बताया और सख्त कार्रवाई की मांग हुई। अगर विशाल ने अपनी इच्छा से धर्म बदला है तो उसे कानून के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ दबाव, बहकावा, ब्रेन वॉश या मजबूरी का इस्तेमाल हुआ तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं, एक संवैधानिक हमला है। क्योंकि भारत का संविधान, क्योंकि संविधान पर अगर हमला हम इसलिए करें क्योंकि भारत संविधान हर नागरिक को, भारत का संविधान अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है, लेकिन किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ धर्म बदलने के लिए मजबूर करने की अनुमति नहीं देता। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विशाल वाकई में हमजा बनना चाहता था या उसे हमजा बनाया गया? और अगर बनाया गया तो कौन है वो लोग जो युवाओं की पहचान, आस्था और भविष्य से खेल रहे हैं? जांच एजेंसीज के सामने चुनौतियां कई हैं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क की परत खोलना भी एक चुनौती है जो अगर सच है तो देश की सामाजिक संरचना के लिए गंभीर खतरा है। मेरा लड़का नाबालिग था। मेरा जो बच्चा है वो काजी वाले का लियाकत का लड़का वसीम नाम का है, जो मेरे लड़के को घर से ले गया था सैलून का काम सिखाने के लिए। वहाँ बीच में 1.5 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में मेरे घर भी आया है। अच्छा। इन 3-4 सालों में इसी बीच में वे पैसे भी दिए, कब बढ़िया करा, ऐसा डाउट नहीं लगा कि वो ऐसा कदम उठा लेगा। हमको 15 तारीख को इस बात का पता चला था। क्या पता चला? 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी थी कि मैंने इस्लाम धर्म अपना कबूल कर लिया गया है।
हमने इस पे क्या कहते ऑब्जेक्शन था। मैं कल एसपी के यहाँ हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे कोई हमको आपत्ति ना हो कि हमारा बच्चा हमें चाहिए। हमारा बच्चा नाबालिग है, 17 साल और 4 महीने की उसकी एज है। इसी बीच में हमारा जो काम है वो करवाया गया है। हमारी जो बातचीत सबने सुनी। एक बच्चा गरीब बाखरपुर का नट बच्चा काम करता था, मजदूरी कर रहा था काजीवाला में। तो जो काजीवाला में जिसके यहाँ वो काम कर रहा था वो उसे कश्मीर ले गया काम करवाने, और आज ही ये वीडियो वायरल हुआ है आपके ही द्वारा। मैंने तो प्रेस के ही आज सुबह देखा कि उसमें उसका बच्चे का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। बच्चा माइनर है, तो इस वजह से माइनर बच्चे को से काम करवाना गैर कानूनी है, और धर्म परिवर्तन करवाना भी माइनर बच्चे का गैर कानूनी है। इस संबंध में माननीय एसपी साहब ने आदेश दे दिए, और कार्रवाई के लिए जो माता पिता हैं बच्चे के बाखरपुर के उन्हें भेजा है। सीओ साहब अभी उसमें पूरी जांच करवा रहे हैं, जो भी हो सकता है, और उनके खिलाफ कार्रवाई। अवगत कराना है कि आज थाना कोतवाली नगर में ग्राम बहादुरपुर गढ़ी के निवासी कृष्ण कुमार के द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि उनका बेटा विशाल कुछ साल पहले काजीपाड़ा के रहने वाले वसीम के साथ नाई का काम सीखने के लिए कुपवाड़ा कश्मीर गया था। अब उन्हें पता लगा है कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुकदमे में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कथित धर्म परिवर्तन के आरोपों ने अब एक राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया है। एक परिवार का आरोप है कि उसके बेटे विशाल को बहला फुसलाकर कश्मीर ले जाया गया, जहां पर उसका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करा दिया गया और उसका नाम बदलकर मोहम्मद हमजा रख दिया गया। परिवार का दावा है कि विशाल पिछले 4 सालों से मुस्लिम युवक वसीम के यहाँ पर सैलून का काम किया करता था, और इसी दौरान वसीम ने विशाल को अपने प्रभाव में ले लिया था और मौलवियों से मिलवाया। आरोप है कि मौलवियों ने पहले उसे कलमा पढ़वाया और फिर धर्म परिवर्तन करा दिया गया। किसी तरह 2 दिन पूर्व बच्चे ने ये सारी घटना की फ़ोन पर अपने पिता को ये सारी घटना की जानकारी दी। वहीं धर्म परिवर्तन के समय बनाया गया वीडियो भी अपने पिता को भेज दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार अब प्रशासन से बेटे को वापस लाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी गई है और हर पहलू की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। अब इस पूरे मामले में जांच क्या मोड़ लाती है और आरोपों के पीछे की सच्चाई निकल कर आखिर सामने क्या आती है। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ मैं नवनीत राजपूत, सुदर्शन न्यूज़, बिजनौर। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने से पहले सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं और अब चुनावी मैदान में मंदिर राजनीति भी पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दे रही है। राहुल गांधी रायबरेली आज पहुंचे, जहां उन्होंने चुरवा हनुमान मंदिर में माथा टेका, आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। इससे पहले अखिलेश यादव भी कई मौकों पर हनुमान स्तुति पढ़ते और मंदिरों में दर्शन करते दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी चुनाव के करीब आते ही नेताओं की आस्था अचानक बढ़ गई है, या फिर ये वोट बैंक साधने की नई रणनीति है, मजबूरी है। इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। दिल्ली के ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी से खास बातचीत में प्रेम शुक्ला ने क्या कहा, वो आपको दिखा देते हैं। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब से। शुक्ला जी, राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी मंदिर जा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं हनुमान जी की, कैसे देखते हैं? ये सब चुनावी हिंदू हैं, चुनाव नजदीक आ गया है तो अब इनको हिंदू बनने की सनक चढ़ी है इनके ऊपर, वरना ये मुसलमान रटते रहते हैं। एक कबीर दास का बहुत मशहूर दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। अगर 5 साल हिंदू बने रहते तो चुनाव के मौसम में न राहुल गांधी को मंदिर जाना पड़ता, न अखिलेश यादव को हनुमान जी की स्तुति पढ़नी पड़ती। ये हमेशा जैसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 12 महीने जय श्री राम करते हैं, उस तरह ये भी करते। समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहा जाता है, मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाता है, लेकिन अब अखिलेश यादव का दूसरा रूप। अब बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव की समझ में आ गया है कि मुल्लों की दाढ़ी में मक्खन लगाने वालों की दुर्गति होनी है, इसलिए जो है वो अब हिंदू हिंदू कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे कि राहुल गांधी अभी रायबरेली में हैं, वो लगातार आपकी सरकार पर हमले कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। उनकी सरकार में महंगाई क्या दशा थी जरा मुड़कर देख ले। तब जो है तो इनके प्रधानमंत्री कहते थे
रुपया कोई पेड़ पे थोड़े लगता है। अब क्या रुपया पेड़ पे लग रहा है राहुल गांधी? जरा बताओ तो सही। धन्यवाद। तो प्रेम शुक्ला साहब हैं जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। प्रयागराज के नैनी बाजार इलाके में एक मां ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी कुर्बान कर दी। क्रॉकरी कारोबारी के घर यानी बर्तन बेचने वाले के कारोबारी के घर में लगी भीषण आग के दौरान अचानक केसरवानी ने अपने 3 बच्चों और एक भतीजे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। खुद आग और धुएं की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट वजह थी आग लगने की। देखते देखते आग ने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया। परिवार के लोग छत पर थे और मासूम बच्चे को कंबल में लपेटकर बच्चे को पड़ोसियों की ओर बढ़ा दिया गया। इसके बाद अपनी दोनों बेटियों और भतीजे को भी सुरक्षित दूसरी छत तक पहुंचाया इसने। बच्चों को बचाने के लिए अर्चना खुद धुएं और आग में फंस गई। आग इतनी भीषण हो गई थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां लगी थी। हादसे में उनकी 13 वर्षीय बेटी की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही, झुलस चुकी है। बात करें अर्चना की बहादुरी की चर्चा हर तरफ हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग मां के इस साहस और बलिदान को सलाम कर रहे हैं। मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी तो मैं भाग के गया हूँ। देखा हूँ तो धुआं हो रहा था और ऊपर से बच्चे चिल्ला रहे थे, बच्चे औरतें चिल्ला रही थी। फिर उसके बाद एक लड़का मेरे वहाँ किराएदार है, उसने बारजे पर से सीढ़ी डाल के करीब एक छोटे बच्चे को और करीब 5 लोगों को, जिसमें 4 बच्चे एक लेडीज़ थी, उनको निकाला। और हम लोग यहाँ नीचे से जो आग लगी थी उसको बुझाने में लगे हुए थे। और एक लेडीज और जो थी उनका वजन थोड़ा ज़्यादा था तो वो उनको उठा नहीं पाया और जब आग थोड़ा ज़्यादा बढ़ी तो वो इधर इस पार हो गया। और हम लोग जितना नीचे हो सकता था वो हम लोगों ने कोशिश की। करीब 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई थी। फिर उसके बाद जब वो आई तो उन्होंने अपना कार्य किया और उन्होंने फिर आग पे काबू पाई। लमसम करीब 2:30 बजे जाके आग पे काबू पाया गया। बढ़ेंगे आगे। रायपुर की बात होगी क्योंकि रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद में सड़क सुरक्षा को लेकर कार्रवाई और तेज हो गई है। राजधानी में नशा करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर यातायात पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाए जाने पर वाहन जब्त हम कर रहे हैं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। यातायात एडीसीपी विवेक शुक्ला ने बताया कि पिछले 3 महीनों में 3,000 से ज़्यादा नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हमने की है। उनका कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना सिर्फ चालक की नहीं बल्कि सड़क पर चल रहे हर व्यक्ति की जान को खतरे में डालने जैसा। इसलिए ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि नशे में वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को खतरों में ना डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो पुलिस एक्शन लेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद लगातार नशेड़ी वाहन चालकों पर कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ ट्रैफिक के एडिशनल डीसीपी, उनसे बात करेंगे। सर, 23 जनवरी 2026 को जो है पुलिस कमिश्नरेट लागू हुआ था, उसके बाद अब तक कुल कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं नशेड़ी वाहन चालकों पर? इन 3 महीनों में लगभग जो है 3,000 के ऊपर हमने कार्रवाइयाँ की हैं और आगे भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। ये रायपुर के किस इलाके में सबसे ज़्यादा नशेड़ी वाहन चालक मिल रहे हैं? इलाके तो कोई ऐसे स्पेसिफाई नहीं है लेकिन ऐसे जिनकी संख्या जहां पर सर्वाधिक मिलने की संभावना रहती है, हम उन मुख्य चौक चौराहों पर ये कर रहे हैं। लेकिन वो स्थान हमने निश्चित नहीं किया है क्योंकि सरप्राइजिंगली हम लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि यातायात में कोई दुर्घटना रहित जो है परिवहन हो, इसको लेकर ही हमने ड्रंकन ड्राइविंग पर हमारी ये कार्रवाइयाँ की जा रही है। सर, ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो दिन में भी हो रही हैं कि सिर्फ रात में ही कार्रवाइयाँ चल रही हैं? ड्रंकन ड्राइविंग ज़्यादातर अमूमन रात में ये दिखता है कि रात में ही लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, इसलिए हमारी मैक्सिमम कार्रवाइयाँ जो हैं शाम को ही होती हैं।
ये क्या कुछ ऐसी कार्रवाई भी हुई है कि किसी का लाइसेंस निरस्त हुआ हो वाहन जब, तो ऐसे भी कुछ कार्रवाई देखने को मिली क्या? जी हाँ, हम जितनी भी ड्रंकन ड्राइविंग पे हम कार्रवाई कर रहे हैं वी एक्ट 185 के प्रावधान के तहत, उसमें यह भी प्रावधान है कि वो लाइसेंस निलंबन किया जाता है। उस आधार पर हम लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी इन नशेड़ी वाहन चालकों पर कर रहे हैं। ये जनता से भी क्या अपील करना चाहिए कि वो नशे में वाहन न चलाए, इसको लेकर? मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि जो भी व्यक्ति यातायात नियमों का पालन करते हुए घर से निकलता है या उसका अधिकार है कि वह सकुशल घर पहुंचे, और ऐसे नशेड़ी वाहन चालक जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं वो न केवल अपनी जान खतरे में डालते हैं अपितु उस व्यक्ति की भी जान खतरे में डालते हैं जो यातायात के नियमों का पालन करते हुए घर से निकलता है और इस आशा और विश्वास के साथ कि सामने वाला भी जो है वो इन नियमों का पालन कर रहा है, परंतु जो नशे में गाड़ी चलाते हैं उनके कारण उसकी जान खतरे में पड़ती है। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता इन वाहन चालकों पर कार्रवाई करना है और मेरी आम जनता से अपील है कि नशे में गाड़ी ना चलाएं और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। तो ये थे डीसीपी विवेक शुक्ला, जिनका निश्चित तौर पर कहना है कि कोई भी जो है वाहन नशे में ना चलाएं और अगर कोई भी नशे में वाहन चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। बढ़ेंगे आगे। मुंबई के बांद्रा में रेलवे की जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। पश्चिम रेलवे महानगर पालिका, बृहन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत बांद्रा टर्मिनस और गरीब नगर इलाके में रेलवे ट्रैक किनारे बनी ये संदिग्ध झुग्गियों को हटाया जा रहा है। ये पूरी कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही की जा रही है, जिसमें रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों और कुछ सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि इन झुग्गियों का इस्तेमाल अवैध घुसपैठियों को छिपाने के लिए भी हो रहा था। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि यानी आधिकारिक पुष्टि नहीं है और प्रशासन का कहना है कि उसका फोकस सिर्फ अवैध अतिक्रमण को हटाने पर है, सरकारी जमीन को सुरक्षित करने पर है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले मार्च में भी करीब 50 एकड़ रेलवे जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर फेंसिंग की गई थी। साल 2021 के सर्वे में पात्र पाए गए कई झुग्गीवासियों को महाड़ा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वैकल्पिक आवास दिए गए थे, लेकिन आरोप है कि कुछ लोगों ने उन घरों को किराए पर देकर दोबारा रेलवे वाली जमीन पर आकर कब्जा कर लिया। अब इन आरोपों की जांच भी हो रही है। साफ है, मुंबई में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर पूरी रफ्तार में सरपट दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का 5 देशों का दौरा लगातार वैश्विक स्तर पर चर्चा में बना हुआ है। यूरोप और नार्डिक देशों की इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान भारत ने व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने की कोशिश की है। इसी क्रम में नॉर्वे में आयोजित नार्डिक देशों के नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दिया। भारत आतंकवाद पर किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेगा, वैश्विक शांति, स्थिरता तथा नियम आधारित विश्व व्यवस्था के लिए मिलकर काम करता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत और नार्डिक देशों के बीच बढ़ते रिश्तों, नए वैश्विक साझेदारी की संज्ञा दी। उन्होंने लोकतंत्र, कानून का शासन, बहुपक्षवाद के प्रति साझा प्रतिबद्धता भारत और नार्डिक देशों को स्वाभाविक साझेदार बनाती है, ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीक, हरित ऊर्जा, नवाचार और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा दोनों पक्षों के पास में दरअसल मिलकर काम करने की अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस सोच के साथ करीब 8 साल पहले भारत नॉर्डिक फॉर्मेट की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य संबंधों को तेज गति देना, रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना था। आज उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंकड़ों के जरिए भी भारत और नॉर्डिक देशों के रिश्तों की मजबूती को सामने रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार लगातार 4 गुना बढ़ा है। इतना नहीं, नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में भी लगभग 200% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत की तेज आर्थिक वृद्धि में नॉर्डिक देशों की इन्वेस्टमेंट फंड अब महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और यही कारण है कि वैश्विक निवेशक भारत को एक भरोसेमंद स्थिर बाजार के रूप में ले रहे हैं। नॉर्वे दौरे के दौरान कई अहम समझौतों पर भी चर्चा हुई। इनमें हरित ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था जो है समुद्री और डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन टेक, आर्कटिक रिसर्च, ये तमाम ऐसे विषय रहे जो प्रमुखता के साथ चर्चा के केंद्र में रहे।
इसके अलावा भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते का भी उन्होंने उल्लेख किया, जिनमें डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश भागीदार हैं। पीएम मोदी के मुताबिक ये व्यापक व्यापारिक समझौते भारत और नॉर्डिक देशों में संबंध नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करेंगे। उनका कहना था कि समझौते से न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि तकनीकी सहयोग, रोजगार, वैश्विक सप्लाई चेन, इन सभी को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक तनाव और संघर्षों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया कई बड़े संकटों का सामना कर रही है। यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया का तनाव, इन संघर्षों का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता पर पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत और नॉर्डिक देश मिलकर एक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करेंगे, शांति बहाल होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की जरूरतों पर भी जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिक प्रभाव और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने पर जोर दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी का रुख बहुत स्पष्ट था, सख्त दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड की नीति पर काम करना होगा, इस नीति को अपनाना होगा। यानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी तरीके का समझौता या दोहरा रवैया जो है वो अपनाया नहीं जा सकता। तो जीरो टॉलरेंस की नीति जो भारत के आतंकवाद के प्रति है, प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्डिक देशों का दौरा हो या यूरोप के तमाम देश जहां पर वो गए, प्रमुखता के साथ उन्होंने इसको रखा और इस पर लोगों की जो रिएक्शंस थे वो भी देखने लायक थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ोर शोर से उठाई। और दुनिया में जो स्थितियाँ अभी बनी हुई हैं, ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जो संघर्ष जारी है, उसको लेकर भी तमाम चीज़ों पर विशेष ध्यान रखा गया। इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।